अपवर्तन के नियम, रुक जाओ यार, पढ़ा लेने दो। ठीक है, अपवर्तन के नियम दो, उन्हें इसको बेचैनी होते रहेगा। क्या है अपवर्तन बताओ? ये भी 10th क्लास का ही टॉपिक है। क्या होता है अपवर्तन में? क्या कह रहे हो? अपवर्तन में क्या होता है? दूसरे माध्यम में चली जाती है। ठीक है, सही बोल रहे हो। तो ये पृष्ठ हो गया, परावर्तक या अपवर्तक पृष्ठ, जिसको आप क्या बोल लो, यहाँ पे मुख्य अक्ष तो नहीं बोल सकते, पृष्ठ बोलो। अब मैंने कहा अभिलंब बनाना जरूरी होता है, अभिलंब बाद में बना लेंगे। इसमें क्या होता है परावर्तन के नियम में, जैसे कि वो पृष्ठ था पॉलिश, इसमें पॉलिश नहीं है, इसमें एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ऊपर भी और नीचे भी, और दोनों का माध्यम अलग है। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो पृष्ठ है इसके ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का मीडियम अलग है, माध्यम। सपोज ऊपर एयर है और नीचे आपका डेंस कोई मीडियम है, ग्लास है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है। ठीक है, ग्लास ले लेते हैं, ग्लास है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपका एक मीडियम ऐसा हो गया, प्रकाश आपतित हो रही है, ये आपतित प्रकाश है, ये पृष्ठ से टकराई। जब भी प्रकाश पृष्ठ से टकराती है तो आपको 90 डिग्री पे एक काल्पनिक रेखा खींचनी होती है, जिसको अभिलंब कहते हैं। ये सब बताया हुआ है मैंने, ये अभिलंब ड्रॉ किया हमने, ये काल्पनिक रेखा है, ये पृष्ठ से एकदम 90 डिग्री के एंगल पे सीधी रहती है। अपवर्तन के नियम की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपतित प्रकाश अगर, याद रखना, अगर एयर से ग्लास में एंटर करेगी, ये समझना पड़ेगा। एयर मतलब हवा। हवा कैसा मीडियम है? दो मीडियम होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। हवा जो है वो विरल माध्यम है। विरल का मतलब क्या होता है? विरल का मतलब होता है कि स्पेस है उस माध्यम में काफी मॉलिक्यूल्स के बीच। और सघन का मतलब होता है जो एकदम आपस में, सघन का मतलब क्या कह सकते हैं हिंदी में? सघन ही कहते हैं ना, डेंस है जो। ठीक है, ये होता है सघन माध्यम। ठीक है, विरल और सघन। मतलब तुम ऐसा समझो कि एक बड़ा सा फील्ड है, उस फील्ड में 4 ही लोग खड़े हैं। ठीक है, तो वो हो गया विरल माध्यम। और वही फील्ड अगले दिन आपने जा करके देखा, जैसे कि रामलीला मैदान है, नॉर्मल दिन में वहाँ 10-15 लोग खड़े रहेंगे, वहीं रामलीला मैदान उसके समय जाके देखो, किस समय? दशहरा के समय, वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है। तो बाद में उसकी भीड़ रहती है, तुम क्या कहेंगे? उसकी सघनता बढ़ गई है। अब पहले वो क्या है, नॉर्मली वो विरल रहती है। तो वैसे माध्यम होता है, माध्यम में हमें मॉलिक्यूल्स देखने होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो हवा में जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो बहुत दूर दूर फैले हुए रहते हैं, तो उन्हें विरल माध्यम कहते हैं। हवा एक विरल माध्यम का एग्जाम्पल है। हवा की तुलना में जो ग्लास, कांच है, कांच एक ठोस पदार्थ है, और कांच का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं। तो कांच कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, विरल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये सब चीज़ें 10th क्लास में बच्चों को बताई जाती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने पढ़ा ही नहीं होगा, इसलिए एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। विरल को इंग्लिश में कहते हैं रेयर, और माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं मीडियम। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए सबको। और सघन को इंग्लिश में बोलते हैं डेंस, डेंस। माध्यम को मीडियम। ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम का सबसे अच्छा एग्जांपल हवा है आपका। सघन माध्यम का एग्जांपल कांच भी हो सकता है, और सघन माध्यम का एग्जांपल आपका पानी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है सघन माध्यम का एग्जांपल। तो प्रकाश जब भी, याद रखना, प्रकाश जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तब जब वो दूसरे माध्यम में एंटर करती है, तब वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, कभी भी अगर विरल से सघन में आती है तो प्रकाश क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब है ना, ये प्रकाश को जाना तो सिंपल चाहिए था, जैसे परावर्तन के नियम, जिस एंगल से आता है उस एंगल से चला जाता है।
इसको जाना कायदे से सिंपल चाहिए था, लेकिन जाता नहीं है। अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि अगर प्रकाश विरल से सघन में आएगा तो ये जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश है, वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। आपतित नहीं, अपवर्तित। आने वाला तो आपतित कहलाएगा, आने वाला आपतित प्रकाश कहलाएगा। आपतित प्रकाश या आपतित किरण, जो बोलना है बोलो, ये आने वाली प्रकाश है। लेकिन जो दूसरे साइड जाएगी, जैसे पिछले साइड दूसरे साइड जाती है उसे परावर्तित कहते थे, इस बार जो दूसरे साइड जाती है उसे कौन सी प्रकाश बोलते हैं? अपवर्तित प्रकाश या अपवर्तित किरण बोल लो, कहते हैं अपवर्तित प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश जब विरल से सघन में जाती है तो वो सीधा नहीं जाएगी, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये सीधा जाने के बजाय, ये ऐसे करने के बजाय ये अभिलंब की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और ये ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये आपतित प्रकाश का जो कोण है वो आपतन कोण, और अपवर्तित प्रकाश का कोण है वो अपवर्तन कोण, आर। जैसे आप परावर्तन के नियम में पढ़ते थे एंगल आई बराबर एंगल आर, वैसे अपवर्तन के नियम में एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा। तो देख रहे हो एंगल आई कितना बड़ा है, जबकि आर क्या हो गया? छोटा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आर छोटा ही हो, आर हो सकता है इससे बड़ा भी हो जाए। अगर ये उल्टा कर देते हो, माध्यम बदल देते हो, अगर आप सघन को ऊपर कर दोगे, विरल को नीचे कर दोगे, तो सारी स्थिति बदल जाएगी। अगर उल्टा कर दो, ऊपर कर दो कौन सा माध्यम? डेंस मीडियम, सघन माध्यम, और नीचे कर दो विरल माध्यम, रेयर मीडियम, तब पूरी कंडीशन बदल जाएगी। यह आपतित किरण थी, तब ये सघन से विरल उल्टा जा रहा है, तब ये सघन से विरल जा रहा है, अभी अभिलंब की ओर नहीं झुकेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो इसको जर्नली होना क्या चाहिए था? जर्नली इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसे ना जाके इससे भी दूर जाएगा, अभिलंब की ओर दूर भागेगा, तो ये प्रकाश और ज़्यादा ऐसे में जाएगा। ठीक है, नेचुरली ये जा ऐसे रहा था, बट ऐसे नहीं जाएगा, और अभिलंब से दूर भाग जाएगा। अभिलंब तो ये है, इससे दूर भाग गया। ठीक है, ये तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि प्रकाश किस माध्यम में जा रहा है। मैं अलग से लिखवा भी दूंगा, सब कुछ नियम लिखने के बाद नोट करके हम लिख लेंगे। नोट, पहला नोट लिखेंगे, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। दूसरा नोट लिखेंगे, यदि माध्यम सघन से विरल में जाता है तब वो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, ये दो चीज याद रखना है, बेसिक चीज है ये एकदम। अब अपवर्तन के नियम पे आते हैं। नियम ये 10th क्लास का बेसिक से टॉपिक, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, और ये माध्यम मैंने बता दिया, सघन माध्यम, विरल माध्यम। अच्छा, एक और चीज है, माध्यम ना हम तुलना करके पता करेंगे कौन सा सघन है कौन सा विरल है। एक बार तुम्हें क्या पता, ऐसा केस आ गया तुम्हें, अच्छा इसका केस का क्या मतलब है? इसका केस का मतलब है कि सपोज कांच का एक टुकड़ा है, एक कांच का कुछ टुकड़ा रखा हुआ है, उसकी बात हो रही है। ये मीडियम मतलब कांच के ऊपर तो हवा है, तो जब कांच ने एंटर किया हो तो ऐसा हुआ होगा, बीच में फिर आप अभिलंब बना सकते हो सरफेस को देख के 90 डिग्री। अब जो कांच के ऊपर तो हवा था, तो जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो कहाँ से एंटर किया? हवा से। हवा मतलब कैसा मीडियम है? हवा कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है। और किसके अंदर एंटर कर रहा है? इस कांच के अंदर। कांच कैसा मीडियम है? डेंस मीडियम है, सघन माध्यम है। तो जब ये रेयर से डेंस में जाएगा तो सीधा जाने के बजाय ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसी वजह से, अच्छा यहाँ पे कांच की जगह पानी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो सघन माध्यम की जगह। विरल माध्यम का सबसे अच्छा एग्जांपल तो आपका हवा ही है। ये पानी है, पानी में आपको 10th क्लास में अगर नोटबुक पढ़े होंगे एनसीईआरटी वगैरह के, तो एक डायग्राम देखा होगा, किसी बुक में चम्मच देता है तो किसी बुक में पेंसिल देता है, कि अगर आप किसी चम्मच को ऐसे रखोगे, पानी में डुबा के रखोगे, तो आपको वो चम्मच ना ऐसे टेढ़ा दिखेगा, वो चम्मच अजीब सा ऐसे टेढ़ा मुड़ा हुआ दिखेगा। अब मैं डायग्राम तो उतना अच्छा सा नहीं बना सकता हूँ, ठीक है? नहीं, बड़ा नहीं दिखता है, चम्मच के अंदर नहीं देखना है। आप गिलास देखोगे ना तो ऐसे एंगल से देखना है जिससे कि चम्मच का ऊपर वाला पार्ट भी दिखे जो हवा में है, और जो कांच के उसके पानी के अंदर है वो भी दिखे। तो आपको ना वो सीधा नहीं दिखेगा,
वो हल्का सा ना टेढ़ा दिखेगा, ऊपर से तो सीधा आ रहा है, नीचे से टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। वो एक्चुअल में चम्मच टेढ़ा नहीं हुआ है या पेंसिल टेढ़ा नहीं हुआ है, कभी घर पे ट्राई कर लेना जाके, वो टेढ़ा नहीं हुआ है। एक्चुअल में प्रकाश जो है वो टेढ़ी हो गई है, प्रकाश अभिलंब की ओर झुक गई है। और जरूरी नहीं है कि हर बार हवा और यही हो सकता है कभी तुम्हें ऐसा आ गया कि तुम्हें दे दिया, जैसे कि आपने एक बर्तन है, ट्रांसपेरेंट बर्तन है जिसको आप बाहर से देख सकते हो, उसमें आपने पानी डाला, उसमें आपने तेल भी डाल दिया, सरसों तेल डाल दिया सपोज, सरसों तेल, ठीक है सरसों तेल ही समझ लो, या फिर वो सोचो आपने पेट्रोल डाल दिया या किरासन तेल डाल दिया, केरोसिन ऑयल। अब बताओ पानी में केरोसिन ऑयल या पेट्रोल डालने से क्या होगा? अगर आप डालोगे, कौन क्या डाल रहा हूं मैं, पेट्रोल प्लस वाटर, ऊपर आ गया ना। अब अगर प्रकाश को एंटर करना है अंदर, तो प्रकाश पेट्रोल से होते हुए किस में आएगा? पानी में, क्योंकि पेट्रोल ऊपर आ गया। पेट्रोल ऊपर आया क्यों है? पेट्रोल हल्का होता है किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। क्यों? अगर आधा लीटर पानी और 2 लीटर पेट्रोल लिया हो तो ये वर्ड यूज मत करो, हल्का होता है। हल्का का मतलब तो पानी अगर ज्यादा हो गया, डेंसिटी बोलो, यस, वजन मत बोलो, वजन तो हमारे ऊपर है। आप अगर 10 लीटर 1000 लीटर भी पानी लो और उसमें 2 ml भी डाल दो, और या फिर ज़्यादा पेट्रोल भी लोगे तब भी ऊपर ही तैरेगा। मेन है सघनता, डेंसिटी। पेट्रोल की डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर कम होती है, दैट्स वाई वो क्या करने लगता है? तैरने लगता है। या जो आपका किरासन तेल होता है, केरोसिन ऑयल। अब अगर मैं पेट्रोल और पानी को एक साथ डालूँ, रख दूँ, पेट्रोल का लेयर ऊपर आ जाएगा, पानी का नीचे, तो प्रकाश पहले पेट्रोल में जाएगा फिर पानी में। तो यहाँ पे माध्यम चेंज हो गई, एक माध्यम पेट्रोल बन गया, एक माध्यम, 3 माध्यम हो गए। एक तो ऊपर हवा हो गई, हवा को हटाओ, अब नीचे गिलास के अंदर जो माध्यम है या बोतल के अंदर जो माध्यम, उस पर देखो, एक माध्यम पेट्रोल हो गया, एक माध्यम पानी। आप किसको सघन मानोगे, किसको विरल मानोगे? पेट्रोल सघन है कि विरल है? विरल माध्यम, यस। तो विरल और सघन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि तुम कांच को याद कर रहे हो, तुम हवा याद कर रहे हो, तुम पानी याद कर रहे हो। विरल और सघन माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस हमें उसे कंपेयर करना है, उसकी सघनता कंपेयर कर लेनी है। उसके लिए एक वर्ड भी आता है अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है किसका कम है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ समझ गए तुम। अब नियम क्या है? नियम सिंपल सा वही है। अच्छा, परावर्तन का पहला नियम क्या था? वैसे ही अपवर्तन का नियम भी है। आपतित किरण या आपतित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश, तथा ये तीसरा चीज क्या है? अभिलंब। तीनों क्या है? एक ही तल पर है, ये एक ही पृष्ठ के ऊपर है, ये वाला। तो वही पहला नियम है कि आपतित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपतन कोण का ज्या, ज्या कहते हैं साइन थीटा को इंग्लिश में, इसको साइन थीटा बोलते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जिया। जिया, कोजिया दूसरा होता है, यस, कोजिया कॉस होता है। तो क्या होगा? आपतन कोण की ज्या, यस, आपतन कोण को किस चीज से दिखाया? आई, और ज्या को दिखाया साइन से। अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को किस चीज से दिखाया? आर से, और ज्या मतलब साइन। तो आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है या नियत होता है, ठीक है, सदैव नियत होता है। और इसी नियत अंक को हम दिखाते हैं किस चीज से? n से। इसी को कहा जाता है अपवर्तनांक। ये आपका कहलाता है अपवर्तनांक। सपोज आप पहले मीडियम से कहाँ गए, दूसरे मीडियम में गए, तो आप ऐसे दिखा दोगे, पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक, I1 and 2, इसका ये मतलब है। अगर मैं इसको पलट दूं, 2 इधर कर दूं, 1 उधर कर दूं, तो इसका मतलब है प्रकाश 2 से 1 में गया है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है प्रकाश, इसका ये मतलब हो जाएगा। साइन थीटा को ज्या बोलता है, साइन को हिंदी में ज्या बोला जाता है। तो 1 and 2 का मतलब प्रकाश 1 से किस में जा रही है? 2।
तो पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, तो ये है। अच्छा, इस नियम को और याद आ रहा है क्या कहते थे? परावर्तन अपवर्तन के नियम को एक और नियम, एक और नाम से फेमस था। ये नियम को आल्सो क्या एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था विद फॉर्मूला, और नाम था स्नेल। इस नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को आल्सो क्या कहते हैं? स्नेल के नियम। जैसे आपने पढ़ा ना फिजिक्स में, फैराडे वाले चैप्टर में, तो जो था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के याद नहीं आ रहा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो दूसरा नियम था उसको लेंज का नियम भी बोलते थे। ठीक है, वैसे ही इस नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, ये है। तो ये आपका अपवर्तन है। मैंने सब कुछ बता दिया अपवर्तन में मेरे हिसाब से। अब इसके एप्लीकेशंस आगे बताऊंगा। तो अपवर्तन क्या है बेसिकली, नियम क्या है अपवर्तन का? आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक अनुपात नियत होता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। एक्सप्लेन करना है तो दिखाना है कि जो नियत वाला चीज़ है, नियत अंक का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब वो जो नियत चीज़ है उसको हम दिखाते हैं अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक एक विमाहीन और एक और चीज़ होता है मात्रकहीन राशि है। इसका ना मात्रक होता है ना विमा होता है n का। तो n में 1 and 2 का मतलब क्या? प्रकाश 1 से 2 में एंटर किया है। अगर वो 2 and 1 होगा तो प्रकाश 2 से n में आया होगा। किसी बुक में ऐसे दिखाएगा, हालांकि मैक्सिमम में ऐसे दिखाएगा जो अब बना रहा हूँ, ऐसे। तो ऐसे लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है? A फॉर एयर, W फॉर वाटर, कि प्रकाश एयर से किस में जा रही है? वाटर में। अगर W की जगह G होगा तो ग्लास में जा रही है। और अगर GNW हुआ तो ग्लास से पानी में जा रही है। GNA हुआ तो एयर में। और बोलोगे क्या चीज? बोलोगे क्या? वायु के सापेक्ष कांच का n फॉर अपवर्तनांक। वैसे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ऐसे करके वर्ड यूज करने हैं हमें। तो हमें ना ये जो ऑप्टिक्स 12th का ऑप्टिक्स है, इस 12th के ऑप्टिक्स में से 5% जो टॉपिक है वो परावर्तन से रिलेटेड था, जो हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले तो टॉपिक सबसे पहले हमने पढ़ा परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर दूसरा हमने पढ़ा परावर्तन में, सेकेंड डे क्या पढ़ा होगा हमने परावर्तन में? ठीक है, उसके कुछ बेसिक्स बताए थे मैंने। उस बेसिक में ये भी था कि F बराबर R/2 होता है, और कुछ पोजिशंस वगैरह बताए होंगे इमेज के। और इसमें क्या बताया था परावर्तन के नियम में मैंने? हाँ, सबसे मेन दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और चौथा बताया मैंने मैग्निफिकेशन, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जिसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -V अपॉन सॉरी एक बार माइनस आएगा बस, -V अपॉन U। ये आवर्धन है, मैग्निफिकेशन। तो बस इतना ही है उसमें परावर्तन में। ये ऑप्टिक्स का 5% का टॉपिक है। 95% जो ऑप्टिक्स है वो सिर्फ इस पे बेस्ड है, अपवर्तन पे बेस्ड है। क्योंकि आपके पास 12th का जो ऑप्टिक्स है उसमें दर्पण का रोल बहुत कम है। उसमें मैक्सिमम जो रोल है वो लेंस का है, और लेंस अपवर्तन करता है, ना कि परावर्तन। तो 12th में हमें ये जो पढ़ा है इसमें बस एक दर्पण सूत्र पढ़ लेना। मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन इतना जरूरी नहीं है देखना। हाँ, उसकी परिभाषा और फॉर्मूला तो अच्छे से पता होना चाहिए। वो भी 10th क्लास की टॉपिक है, ये तो पता ही होना चाहिए। मेन जो है वो अपवर्तन के साथ स्टार्ट होता है ऑप्टिक्स। ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक क्या आएगा अपवर्तन में? आज उतना समय नहीं, क्योंकि उसको लिए मुझे जो अगला टॉपिक उसके लिए 1-1.5 घंटा मुझे देना पड़ेगा डिटेल में, उतना मैं समय नहीं देना चाहता हूँ। आज इसको इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे अपवर्तन में? एक अपवर्तन में बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन ही होता है, परावर्तन कहते हैं। हिंदी में कहता है टोटल मतलब पूर्ण, इंटरनल मतलब आंतरिक, और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। तो ये जो टॉपिक है उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कल हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो अगला लेक्चर होगा उसके लिए मुझे अच्छा खासा पूरा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए इसको जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। पता नहीं आपके समय ये 10th में था कि नहीं, क्योंकि कोविड के समय ये मेरे हिसाब से हटाया था सिलेबस में। जब 2020-21 से सिलेबस जब अपडेट हुआ था तो हट गया था ये सिलेबस। अब वापस से ऐड हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे टाइम पे पता नहीं, बट ये हमारे टाइम पे हुआ करता था सिलेबस में, और सेम टॉपिक क्लास 12th में ये रिपीट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना, जब पढ़ोगे उसी से तुम्हें समझ में आएगा कि हीरा चमकता क्यों है, हीरे में ऐसी क्या खासियत होती है। हीरे में ना, कभी फोटो देख रहे हैं हीरे की जूम करके, बहुत सारी छोटी छोटी कट्स होती हैं हीरे में, बहुत सारी कट। ओवरऑल देखोगे तो हीरे का शेप ऐसा दिखेगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मतलब दूर से देखोगे तो ऐसा होगा, ध्यान से देखोगे ना हीरे में ऐसे बहुत सारे कट लगे होंगे, ऐसे छोटे छोटे डायमंड्स की तरह, ठीक है। वो कट्स के ना जो एंगल होता है, अगर वो परफेक्ट हीरा है, परफेक्ट तरासा हुआ हीरा, हीरा जो ही नहीं है कि धरती से निकला है तो हीरे की तरह ही निकलेगा, वो रैंडम शेप में निकलता है। फिर उसको जो वो होते हैं हीरे के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे पूरी दुनिया में हीरे के सबसे बड़े एक्सपर्ट है वो है सूरत के लोग, ठीक है। ये प्राउड की बात है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ना अमेरिका ना चाइना, कोई भी नहीं। जो सूरत के वो है ना, क्या कहते हैं, जौहरी जो है, जौहरी कहते हैं इन्हें, वो जौहरी हीरे तराशने में नंबर 1 पे आते हैं पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरो का जो तराशने का काम चलता है वो सबसे ज़्यादा सूरत में चलता है। सूरत या गुजरात की 1-2 मार्केट और है, उसमें सूरत हीरे के लिए फेमस है। क्यों है? हीरे के लिए परफेक्ट हीरा अगर चाहिए ना, तो तुम्हें उसको कितने डिग्री का कट देना पड़ेगा? 24 डिग्री का कट, 24 डिग्री। उसके अंदर जितने एंगल्स बने हैं, जितने कट्स उसके अंदर हैं, सारे कट्स कितने डिग्री पे होने चाहिए? लगभग 24 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 23.5, 24, इतना ही। क्यों? क्योंकि अगर आप 24 डिग्री पे रखोगे ना, तो मैं जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कल पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तब उसमें समझाऊंगा, अभी बस शॉर्टकट में समझ जाओ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसमें कट रहेंगे, ऐसे बहुत सारे इसमें कट रहेंगे, सब एंगल। अब वो ऐसे स्केल से नाप के 24 डिग्री नहीं, उनका जो बिजनेस है वो, उनका क्या कहते हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। परदादा ने भी वही किया, दादा ने भी वही किया, पापा ने भी वही किया, बच्चा भी वही करेगा। पैसा है उस बिजनेस में, क्यों ना करे भाई कोई। तो वो उनको ना दिमाग में फिट हो गया कि यही है भाई 24 डिग्री एंगल कट, जब वो करते हैं अपने मशीन से, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि हीरा ना इतना चमकदार क्यों होता है? हीरे की तरह तो और भी चीज़ें मिल जाती है मार्केट में, प्लास्टिक की बिकती हैं, ठीक है। हीरा चमकदार इसलिए क्योंकि वो ना जो प्रकाश है उसको फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है। प्रकाश तो बहुत स्मार्ट चीज़ है, ऊपर आया, यहाँ पे अंदर से आया, बाहर से अंदर आया, अंदर से फिर बाहर चला जाएगा। हीरे में ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा हीरा होगा ना तो अंदर थोड़ी देर के लिए उस प्रकाश को ट्रैप कर देगा, रोक लेगा। रोकेगा कैसे? प्रकाश को सीधा आना था, अपवर्तन का नियम, झुकना था या दूर जाना था, उस तरह बाहर निकलना था। हालांकि सघन माध्यम है, हीरा तो बहुत ही ज़्यादा सघन है, तो ये अबलम की तरह पूरा झुकेगा और फिर बाहर आ जाएगा। लेकिन हीरे में क्या होता है, अंदर तो आता है बेचारा, लेकिन अंदर ही क्या होता रह जाता है, अंदर ही टकराने लग जाता है। निकलेगा एक टाइम पे, वो बाहर भी निकलेगा, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा ना, वो बहुत ज़्यादा चमक लेके निकलेगा, और जितने हिस्सों से टकराएगा उतने हिस्से से क्या आएगी? चमक आएगी। इसलिए हीरा जब लाइट में आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा चमकता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकाश अंदर फंस चुकी है, ठीक है। इसी कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन से विरल के लिए होता है, हर डिटेल में बताऊंगा, इसी में बताऊंगा, मैं इसी टॉपिक में बताऊंगा। हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है, जो इंटरनेट आता है ना, ये जियो का, एयरटेल का, ये इंटरनेट किसके थ्रू आता है? ये आपको टावर के थ्रू नहीं आता है, ये टावर के थ्रू नहीं आता है ना, सैटेलाइट के थ्रू तो बस एक ही इंसान भेजता है, वो एलोन मस्क। स्टारलिंक जो उसकी कंपनी है, वो बस सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट भेजती है। बाकी ये जियो, एयरटेल, वोडाफोन, वीआई वगैरह जो देख रहे हो, ये जहाँ बनता है इंटरनेट वगैरह, प्रोडक्शन चलता है, वो इससे ऑप्टिकल फाइबर एक होता है, तार पाइप की तरह होता है, वो पाइप स्पेशल पाइप होता है, उसमें वो ऐसे टकराते हुए आती हैं नेटवर्क, और जब जगह पे पहुंच जाए उसके बाद ये टावर टू टावर ट्रांसफर होता है। जैसे कि बिजली कैसे आती है, तो आपको कि बिजली टावर से आती है तो गलत बात है, या खंबे से आती है या ट्रांसफर, नहीं। बिजली आती है मेन आपका डैम से, बांध से, जहाँ पे पूरा उत्पादन चल रहा है, बड़े बड़े डैम बने हैं, डैम से फिर पावर हाउस में आती है,
अनेकों पावर हाउस में ट्रांसफर, पावर हाउस से वो पोल में आती है, ट्रांसफार्मर में आती है, फिर जाके आपके घर में आती है। तो वैसे ही आपका इंटरनेट जो स्टार्टिंग होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू स्टार्टिंग होता है, या फिर इंटरनेट की जो तारें बिछी रहती हैं ऑप्टिकल फाइबर की तारें, जैसे कि मेरे घर पे भी वाईफाई लगा है अगर एयर फाइबर, तो ऊपर जो मशीन लगी है एयर फाइबर की, उससे एक तार जाएगा मेरे रूम तक, तो वो जो तार है नॉर्मल तार नहीं है, उसी तार को ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो लेट्स सी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या बोल रहा, क्या नागमणि, क्या पता नहीं, नागमणि अगर है तो है एक तरीके से हीरा ही, तो मणि मतलब क्या हो गया, एक तरीके से डायमंड टाइप का ही चीज कुछ, भगवान जाने भाई, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ कि नागमणि होता है, वो कहाँ से होगा नागमणि यार। ये उतना ही सत्य है जितना सत्य ये था कि जब तुम नाग को मारने जाओगे तो नाग फोटो खींच लेता है या नागिन फोटो खींच लेती है। भाई कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगा है बताओ, सीधी सी बात है, जब वो देख ही नहीं सकते हैं। मैं बता भी रहा था तुम्हें कि जो नाग होता है या नागिन, मतलब मैं बता रहा था कि कोई भी जंतु देखता है तो उसकी आंखों में दो टाइप के सेल होते हैं, एक रॉड सेल कहलाता है जिसको सलाका कोशिका कहते हैं, एक कोन सेल होता है शंकु कोशिका। तो उनके आंखों में कौन सेल और रॉड सेल कितना डेवलप है उस पर डिपेंड करता है कि वो दिन में देख सकते हैं कि रात में देख सकते हैं, वो कलर देख भी सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, वो मैं समझाया था। तो सांप के अंदर या जो भी सांप की कैटेगरी का है उनके अंदर वो कलर विजन वाला उतना नहीं होता है, वो बस अपनी स्किन से महसूस करते हैं। इसमें कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए, ये तो 10th का टॉपिक है जिसको मैंने 12th में बेसिकली बता दिया है। अगले लेक्चर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते हैं।